तो देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को हिंद इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। मतलब ऐसा राइट जो सबके लिए क्या है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। जो हमारा संविधान है तो उसमें भाग 3 में है, चैप्टर नंबर 3 में है। इसमें जो आर्टिकल है 12 से 35 नंबर में सारे मौलिक अधिकार को दिया गया है। अच्छा, ये जो हम लोग कहाँ से ये सोचे कि हम लोग का भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए, तो अमेरिका से हम लोग क्या किए, अमेरिका से हम लोग मोटिवेशन लिए, प्रेरणा लिए कि हम लोग के भी देश में क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अमेरिका में एक आया था 1791 में बिल ऑफ राइट, तो उसमें लोगों को अधिकार मिला था उसी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद जो भाग 3 को है ना, भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऐसे चीज़ लो जो जीवन के लिए क्या हो, बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत ही प्रमुख चीज़ हो, ठीक है ना। तो इस सभी के लिए ज़रूरी है मौलिक अधिकार, समानता के लिए, लोग आपस में एक दूसरे को समान समझ सके, जीवन व्यक्ति की गरिमा के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, इन सभी चीज़ के लिए क्या है, ज़रूरी है। टोटल 7 वो क्या है, मौलिक अधिकार दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना मौलिक अधिकार है संविधान में ओरिजिनली रूप से। लेकिन जो एक अधिकार है अभी समाप्त कर दिया गया है हम लोग का, वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तब अब कितना बच गया, 6। तो हमारे संविधान टोटल साइड 7 था, लेकिन इस जो एक मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति मतलब संपत्ति नहीं होता है जो प्रॉपर्टी, उसका अधिकार है क्या है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको समाप्त कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल शुरू होता है 12 से 35 में, लेकिन जो 12 से 35 तक पढ़ना है तुमको आर्टिकल नंबर, ठीक है ना। तो 12 पढ़ेंगे, 12-13 पढ़ेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल राइट एक्चुअल रूप में दिया अधिकार वो कहाँ से शुरू है, तो 14 से 32 में। 14 से नंबर है, समझ जाओ इतने नंबर में क्या लिखा है। तो 14 से 18 में ना, अनुच्छेद 14 से 18 में लिखा है समानता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। समानता मतलब सब कोई समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। आर्टिकल 19 से 22 में लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, कोई चीज़ करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सा चीज़ कर सकते हो उसके बारे में बताएगा। आर्टिकल नंबर 23 से 24 में इसमें बताएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई किसी को मतलब कि किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, तुमको तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, ये चीज़। आर्टिकल नंबर 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमको मन है हम हिंदू धर्म है, हम गणेश जी का पूजा करें, हम मुस्लिम है हम मुस्लिम का पूजा करें। ज़रूरी थोड़ी है कि हम जो हिंदू मानेगा वही धर्म माने, मेरा जो धर्म है वही करेंगे। 29 से 30 में है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, मतलब अपने कल्चर को, कल्चर मतलब समझ रहे हो, और अपने कल्चर को बचाने का अधिकार। शैक्षणिक अधिकार जो माइनॉरिटी सब मिलता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं ना, जो कम संख्या में लोग हैं भारत में, उसी को मिलता है सिर्फ ये वाला अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये वाला अधिकार सभी को नहीं मिलता है इंडिया में, जिसकी संख्या कम है, जैसे मुस्लिम की संख्या कम है तो मुस्लिम को ये वाला अधिकार मिलता है। हम लोग को तो पहले ही से मिला ही हुआ है, हम लोग को कल्चर को कौन मिटाएगा। लेकिन यहाँ पे जिसका जनसंख्या कम है तो सोचेगा ना हिंदू लोग कि उसके दबा दे उसको, यही बात है। आर्टिकल 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का समाप्त हो चुका है, अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार मतलब कि देखो, मान लो ये सब इतना अधिकार दे दिए, ये हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिलेगा तो कहाँ चल जाएंगे, कोर्ट चल जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके, पहले देख लेते हैं संपत्ति का अधिकार को ही। देखो संपत्ति को अधिकार को ही देख लेते हैं। हाँ, तो उसको बता रहे कैसे समाप्त हुआ। इसको पहले संविधान में था ये संपत्ति का अधिकार भी, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। देखो कहाँ पे लिखा था संविधान में संपत्ति का अधिकार, ये तो 1978 में 44 नंबर का संशोधन बदलाव किया गया, 44 नंबर का संशोधन किया गया, 44वां संशोधन। उससे पहले उसके तहत क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, लेकिन 1978 में 44 नंबर के संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। उससे पहले क्या स्थिति थी हमारे संविधान में, कानून के बुक में, तो ये पहले फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। कहाँ पे लिखा था, तो 19(1)(f) में, 19 के 1 के F में, 19 के 1 के F में आर्टिकल। फिर उसके बाद आर्टिकल 31 में भी था ये, आर्टिकल नंबर 31 में भी था, दो जगह था ये फंडामेंटल राइट में। अब भाग 3 में यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी के बाद एक सरकार आया, मोरारजी देसाई की सरकार,
तो वो 44 नंबर का संशोधन किया 1978 में। जब 44 नंबर का संशोधन किया ना 1978 में, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ये जो है ये मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। अब कैसा अधिकार बन गया, तो सिंपल सा अधिकार बन गया, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना, कानूनी अधिकार बन गया, लीगल अधिकार बन गया। ये मौलिक अधिकार नहीं है, दूसरे तरीके का अधिकार है, अभी बताएंगे। अब कहाँ रख दिया गया इसको, कौन से आर्टिकल में, तो 300A में रख दिया गया। पहले किस में था, 19(1)(f) में और 31 में था। अब रख दिया गया 300A में। पहले कौन से भाग में था, 10 में, अब 12 में रख दिया गया। समझ में आ गया। तो संपत्ति का अधिकार को पूछेगा कैसे समाप्त किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रोविज़न समाप्त करके इसको संवैधानिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300A आर्टिकल में लगा इसको रख दिया गया भाग 12 में, ठीक है। जैसे हम तुमको संपा अब आइए मौलिक अधिकार का कुछ विशेषता जानते हैं, फीचर्स क्या क्या होता है। कुछ ऐसा अधिकार है जो केवल भारतीय को है, बाहरी नागरिक को नहीं। भारत में जो विदेशी लोग हैं तो उसको प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय को प्राप्त है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो 15, 16, 19, 29, 30 में ये भी पढ़ाएंगे। 15 में क्या लिखा है, 16 में क्या लिखा है, इस सब में 15, 16, 19, 29, 30 में कुछ ऐसा आर्टिकल है, ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों के प्राप्त है। बाकी 15, 16, 19, 29, 30 से छोड़ के जो भी है 14 से लेके 35 तक में, भले 14 से लेके 30 तक, 32 तक में जो भी अधिकार है वो सभी को प्राप्त है, ठीक है, सभी को प्राप्त है। बस उसमें उस भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिक को भी जो आ रहा है यहाँ पे। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय को प्राप्त है यहाँ पे, ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार है असीमित नहीं है, यानी कि सीमित है। सरकार चाहे तो तुम्हारे मौलिक अधिकार पे भी कुछ ये सीमा लगा सकती है, अभी बताएंगे। इस पे प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ आधार होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कुछ कारण बताना होगा सरकार को, और अच्छा कारण बताना होगा। और जब भी मौलिक अधिकार तुमको कम करेगा सरकार या ख़त्म करेगा, तुम कहाँ चले जाओगे, कोर्ट, ठीक है। तो देखो ये सब है, समझ में आ गया ना। मौलिक अधिकार की विशेषता ये हो गई, बाप रे बाप, ये सब हो गई, ठीक है। और क्या है मौलिक अधिकार का विशेषता, और भी फीचर्स हैं। सभी अधिकार राज्य के मनमाने व्यवहार के विरुद्ध है। कुछ अधिकार जो है निजी व्यक्ति के खिलाफ भी है। कुछ अधिकार नकारात्मक, कुछ सकारात्मक भी है। उल्लंघन हो तो न्यायालय जा सकते हैं। देखो पहला पॉइंट समझो, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो जितना भी मौलिक अधिकार मिला है ना, वो राज्य के खिलाफ मिला है, मतलब सरकार तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। कुछ अधिकार निजी व्यक्ति के खिलाफ भी है, और कुछ जो अधिकार है वो प्राइवेट आदमी के खिलाफ भी, मतलब तुम्हारे साथ कोई प्राइवेट, मतलब कोई आदमी भी गलत नहीं कर सकता, ना ही सरकार भी। लेकिन ये मेनली किसके विरुद्ध है, राज्य के खिलाफ। कुछ आदमी गलत करेगा मान लो तो उसको सजा होगा। और कुछ अधिकार नकारात्मक सकारात्मक भी है, मतलब कुछ पॉजिटिव भी है जो सरकार को किसी काम से करने से रोकता है, और कुछ नेगेटिव भी जो सरकार को कहता है कि ये काम नहीं कीजिए, और कुछ पॉजिटिव भी जो सरकार को कहता है कि ये काम कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जब उल्लंघन होगा तो कहाँ जाएगा आदमी, कोर्ट चला जाएगा। ये हो गया। मौलिक अधिकार के लागू होने के कुछ सीमाएं भी है, जैसे आर्टिकल 31A, इसके ऊपर सीमाएं हैं, इसका लिमिटेशन है। आर्टिकल 31A, 31B, 31C ये मौलिक अधिकार के अंदर ही आता है, लेकिन बोला गया है कि ये सब जब लागू होगा ना तो इसके ऊपर DPSP भी एक चीज़ होता है, उसको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब उसको ऊपर माना जाएगा। जबकि सबसे ऊपर क्या होता है, मौलिक अधिकार ही होता है। लेकिन इन तीनों मामले में DPSP को क्या माना जाएगा, आगे माना जाएगा। 33 में क्या लिखा हुआ है, 33 नंबर में, कि जब ये बताता है कि जब सशस्त्र बल लागू हो जाएगा ना, कर्फ्यू वगैरह समझती है, हड़ताल, तो उस समय संसद के पास शक्ति आ जाएगा। मार्शल लॉ 34 में वही मार्शल लॉ से संबंधित है, कि उसमें मौलिक अधिकार कहीं पे लगा मार्शल लॉ, मिलिट्री शासन मतलब लगाया है। तो तुम थोड़ी ना बोलोगे मेरा अधिकार दीजिए बोलने का, अब इसमें मिलिट्री सब लगाया आदमी, तो उसमें नहीं हो सकता है। अधिकार स्वयं लागू, कुछ विद्युत, तो ये सब हो गया था। 33 में है सशस्त्र बल पर लागू होने के संबंध में संसद की क्या शक्ति होगी। और 34 में मार्शल लॉ लागू होगा तो इसमें मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। मार्शल लॉ इसे समझिए जैसे कि चुनाव वाला दिन देखता है तुम। अब अनुच्छेद 12 में क्या है, अब अनुच्छेद 12 के करके पढ़ते हैं। आते हैं पहले नंबर 12 पे, 12 से कहाँ तक है, 35 तक में। तो 12 में क्या है,
12 में ये है, इसमें राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। राज्य राज्य जो बोल रहे हैं, सरकार सरकार बोल रहे हैं, सरकार को ही राज्य बोलते हैं। इस सरकार में किसको किसको शामिल कर सकते हैं, तो इसी का परिभाषा दिया हुआ है अनुच्छेद 12 में, 12 नंबर में। एक तो केंद्र सरकार मोदी जी, संसद, राज्य सरकार नीतीश जी, राज्य विधायिका, सभी स्थानीय निकाय, यहाँ पे जो पंचायत सब होता है, नगर निगम होता है, वो सभी शामिल, ठीक है ना। फिर से कोई वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय भी हो सकता है जो संविधान में इसका वर्णन नहीं है, तो ये सब राज्य की परिभाषा में दिया हुआ है। तो पूछेगा राज्य की परिभाषा किस में दिया हुआ है, 12 में। और राज्य की परिभाषा में सभी क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है ना। अगर निजी इकाई को, अगर प्राइवेट कंपनी भी है, वो अगर राज्य की तरह काम कर रही है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी राज्य मान सकते हैं। राज्य की विस्तृत परिभाषा, एफआर उल्लंघन हो तो न्यायालय में चुनौती दे सकता है। अगर राज्य तुम्हारा जो है ये सब मिल के अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट को कम करेगा, तो न्यायालय में क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। अब आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या है, तो इसमें 13 नंबर में यह बात बोला है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ होगा, कानून है, मौलिक अधिकार से तुम्हारा क्या हो, मौलिक अधिकार से कोई भी ऐसा कानून हो जो मौलिक अधिकार को तुमको कम करता हो, अल्पीकरण करता हो मतलब कम करता हो, शून्य करता हो मतलब तुम्हारे मौलिक अधिकार को ख़त्म करता हो, या असंगत यानी कि तुम्हारे मौलिक अधिकार को वायलेट करता हो, तो कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार, कोई सा ऐसा कानून जो तुम्हारे मौलिक अधिकार से असंगत हो, अल्पीकरण हो, तो ऐसा कोई करता है तो वो कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मौलिक अधिकार बचाने के लिए वो कानून को क्या कर दिया जाएगा, शून्य हो जाएगा। मान लो अब तुम सोचोगे लॉ के परिभाषा में क्या क्या आता है। अच्छा, और उसके बाद जो है इसी में 13 ही में लिखा हुआ है कि वो जो कानून सब जो होगा ना, जो मौलिक अधिकार को अल्पीकरण या असंगत करता होगा, तो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट क्या कर सकते, हाँ 226 नंबर के अनुसार हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस कानून को न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। मतलब उस कानून को क्या कर सकता है, ख़त्म नहीं, उस कानून को चेक कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस कानून को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। फिर आर्टिकल 13 में लॉ का बहुत बड़ा परिभाषा दिया है, उसमें क्या क्या शामिल है, तो अस्थाई विधि, इसमें कोई भी ऐसा लॉ जो अस्थाई तौर पे हो, अस्थाई विधि मतलब कुछ समय के लिए अगर सरकार बनाया हो कानून तो उसको कहेंगे अस्थाई विधि। प्रत्यायोजित विधि, विधि की गैर विधायी स्रोत, मतलब इसमें शामिल होगा परंपरा कानून। कोई मान लो परंपरा है, वो कानून नहीं लेकिन परंपरा है कि छठ के दिन हम लोग घोड़िया घाट पे जाते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कुछ भी परंपरा हो जिससे तुम्हारा मौलिक अधिकार खत्म हो रहा हो, तो वो भी विधि के अंदर क्या है, शामिल है। अब वो कानून क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आर्टिकल 13 ही में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें संविधान संशोधन अधिनियम होता है जिससे संविधान में चेंजिंग होता है, उसको विधि की परिभाषा में नहीं शामिल माना गया है। तो देखो यहाँ पे सवाल क्या क्या पूछेगा कि किस नंबर में, किस आर्टिकल में ये बात लिखा गया है कि मौलिक अधिकार को कम करने वाली या उससे असंगत विधि क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, 13 में। अब उसके बाद विधि के परिभाषा में क्या शामिल नहीं था, संविधान संशोधन अधिनियम। क्या क्या शामिल है, अस्थाई विधि, अस्थाई विधि, प्रतियोगी विधि, परंपरा और कानून, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो, संविधान संशोधन को विधि में शामिल, संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती। 24वां संशोधन, मगर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। मान के संविधान संशोधन जो करते हैं, हमारे संविधान के बुक में बदलाव करते हैं, तो उसको कानून नहीं मान रहे हैं, मगर ऐसा संशोधन कर दे रहे बदलाव जिससे तुम्हारा मौलिक अधिकार क्या हो, डिस्टर्ब हो जाए, तो तब उसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसको लेके 3 वो मामला हुआ केस कोर्ट में। एक है शंकरी प्रसाद और भारत संघ का मामला हुआ 1951 में। इसमें बोला गया, न्यायालय क्या करता है ना, समय समय पे जजमेंट देता है। इस मामले में ये बोला, तो एक कोर्ट में केस हुआ शंकरी प्रसाद और भारत संघ का मामला हुआ 1951 में। तो इसमें न्यायालय बोला संविधान में संशोधन विधि नहीं माना पहली बार में। फिर गोलकनाथ मामला हो गया 1967 में। गोलकनाथ मामला पंजाब राज्य से संबंधित था, इसमें बोला संविधान संशोधन विधि है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती मामला आया जो केरल से संबंधित है 1973 में। इसमें बोला संविधान संशोधन विधि नहीं है, मगर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भले वो विधि नहीं है, बदलाव करना है कीजिए,
लेकिन उसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें संविधान का वो चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बेसिक स्ट्रक्चर। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या हुए, आर्टिकल नंबर 14। अब हम लोग देखेंगे समानता का अधिकार देखेंगे। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से लेके 18, इसके अंदर 5 वो आर्टिकल है, उसको पढ़ेंगे। समानता का अधिकार देखेंगे, इसमें 2 तरीके का बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में। एक तो लिखा है कानून के समक्ष समता, इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक है विधियों का समान संरक्षण, इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो कानून के समक्ष समानता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं, प्रेरणा लिए हुए हैं, ब्रिटेन से ही इसको शामिल किए हुए हैं। हाँ नहीं, अमेरिका से तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन लिए है ना, लेकिन इसमें बीच बीच में कहीं कहीं से और भी लिए हैं। तो ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं, लेकिन जो विधियों का समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हम लोग अमेरिका से लिए हुए हैं, अमेरिका से प्रेरित है। ये देखो, जो कानून के समक्ष समता है, इसमें विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, मतलब इसमें किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। ये बोलता है सबको समान माना जाएगा। तो ये निगेटिव चीज़ है। मान लो कि कोई लुल्ला है, अब उसको दौड़ा देंगे तो समान कैसे मानेंगे? सभी पर समान रूप से लागू, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, चाहे लुल्ला हो। अब कोई अंधा हो, अब उसको कह देंगे कि रेस में दौड़ो, वो कैसे होगा? तो कानून ये क्या है, समान देखता है सबको। तो ये थोड़ा निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? अब आती है विधियों का समान संरक्षण, इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें इसका मतलब है कि सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, सभी को प्रोटेक्शन मिलेगा। ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसमें बोला गया है समान परिस्थिति में समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार। मतलब बोल रहा, अगर परिस्थिति समान है तो उसमें तभी उस समय लोगों को समान व्यवहार करेंगे। जैसे सब अंधा दौड़ रहा है, तो सब अंधा है तो सब अंधा को अंधा के साथ दौड़ाएंगे, सब बढ़िया है तो बढ़िया को बढ़िया के साथ दौड़ा देंगे। तो ये बात बोलता है। तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिए थे? ब्रिटेन से। कानून विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अमेरिका से। ठीक है। किसमें विशेषाधिकार का अनुपस्थिति है, मतलब किसमें विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है कोई भी विशेष अधिकार, तो वो ब्रिटेन वाले में, निगेटिव वाले में। फिर उसके बाद आते हैं, लेकिन ये जो समानता का बात बोला गया था आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, उसका कुछ अपवाद भी है। दोनों तो समान ही बोल रहा है, लेकिन एक बोल रहा है हर एक स्थिति में समान होना चाहिए, और एक बोल रहा है समान परिस्थिति में, कंडीशन में सेम होना चाहिए। इसमें कुछ है ना समानता का अपवाद है। जैसे आर्टिकल 361, राष्ट्रपति या राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार है। इसमें बोला राष्ट्रपति या राज्यपाल है ना, अगर कोई कांड भी कर देगा, अगर कोई अपराधी कांड है, तो उसको उसके कार्रवाई के समय उसको जेल नहीं हो सकता है, अगर राष्ट्रपति किसी को मार भी देगा तो। जब बाद में होगा, अभी नहीं, लेकिन उस समय नहीं होगा, तो इसको क्या है, विशेषाधिकार है। 361A के अंदर है संसदीय विधायी कार्य की रिपोर्टिंग। 105 में है सांसद का विशेषाधिकार है, मतलब कि सांसद को अधिकार है कि बोल सकता है वहाँ पे कुछ भी, सिर्फ न्यायालय की आलोचना को छोड़ के। अनुच्छेद 194 के अनुसार उसी तरह विधायकों की विधायी भूमिका, मतलब राज्य में। सर इधर देखो, और भी अपवाद है समानता का। 31C में बोला गया है, ऐसे तो हर एक जगह दुनिया में, अपने भारत में फंडामेंटल राइट ही सबसे ऊपर होता है, DPSP, भले ये मौलिक अधिकार, लेकिन ये जो बोले थे, DPSP का मतलब क्या होता है? DPSP एक अलग चीज़ है, बताएंगे। जैसे तो इसमें जो 31C में लिखा हुआ है, भले जो समानता का और अपवाद है आर्टिकल 14 का, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे तो हम बताए थे कि सब जगह फंडामेंटल राइट बड़ा होगा, लेकिन जो दो DPSP है, 39B 39C कभी पढ़ाएंगे, इसमें क्या लिखा है, तो 14 से बड़ा है, मतलब 14 नंबर जहाँ पे आर्टिकल आएगा मौलिक अधिकार, उससे बड़ा हो जाएगा DPSP, 39B और 39C। बाकी हर एक जगह फंडामेंटल मौलिक अधिकार ही बड़ा है DPSP से, बस 39B और 39C में DPSP। हाँ, बाकी सब जगह छोटा है वो, ठीक है ना। और भी कुछ अपवाद है, लेकिन ये सब उतना नहीं समझना है।
आइए यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ से असली मजा आएगा। 15, 14 पढ़ लिए, 14 से 18 में समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, तो 14 नंबर पढ़ लिए। अब 15 नंबर पढ़ रहे हैं, ये भी समानता के अधिकार के अंदर ही है। इसमें लिखा है 15 में लिखा है 15(1) में कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब बताएंगे अभी। फिर 15(2) में लिखा है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी आधार पे दुकान पे, भोजनालय में, होटल में, मनोरंजन स्थानों में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये बात लिखा है 15(2) में। 15(3) में लिखा है कि 15(3) में लिखा है कि जो राज्य है कि भारत की कोई भी सरकार बता दिए है कि जो राज्य है वो महिला और बच्चों के लिए क्या करेगा, कुछ विशेष तरीके का प्रोविज़न बनाएगा। सब समझा देंगे। 15(4) में क्या लिखा है कि 15(4) को है ना, पहले तो 3 ही प्रोविज़न था, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15 में बाद में जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन जब किया गया ना, संविधान में चेंज 1951 में, तो उसी से जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि राज्य चाहे तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ लोग है, SC ST या फिर पिछड़ा हुआ लोग है या फिर SC ST, उसके लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है। तो SC ST के लिए भी या OBC के लिए भी विशेष प्रोविज़न कर सकता है, जबकि पहले सिर्फ था महिला और बच्चों के लिए। तो 15(4) में लिखा गया ये बात, SC ST OBC के लिए। 15(5) में लिखा गया है कि 15(5) में लिखा गया है, जो 15(5) को इधर ही हाल फिलहाल में जोड़े हैं 10-15 साल पहले 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब 93वां संविधान संशोधन के द्वारा, कि राज्य को यह अधिकार देता है कि वो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी, मतलब जो भी प्राइवेट कॉलेज है या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें SC ST और OBC को क्या मिले, ये प्रवेश मिले। मतलब इसमें समझो कि एक तरीके से जो शिक्षण संस्थान है ना, इस गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, उसमें उसको आरक्षण मिले एडमिशन के समय। फिर इसमें बोला गया है, फिर उसी तरीके से और जोड़ा गया अभी इधर 5-6 साल, 2-3 साल हो गया, 15(6), उसमें बोला गया 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें बोला गया EWS के लिए, इकोनॉमिक रूप से जो कमज़ोर है आर्थिक रूप से, उसके लिए प्रोविज़न किया, उसके लिए आरक्षण दिया जाए, किस में, शिक्षण संस्थान में। तो ये हो गया 15 का बात। ठीक है, 15 का बात बता रहे। अब 15 में क्या क्या लिखा, किस आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पे, हिंदू है कि मुस्लिम, मूल वंश के आधार पे, कहाँ का है, भारत है, ये मूल वंश के आधार पे, मूल वंश मतलब समझो ना कहाँ का है वो, वहाँ से, जाति के आधार पे, किस जाति का है, कुर्मी है कि चौधरी है, लिंग के आधार पे, लड़का है कि लड़की है, जन्म स्थान के आधार पे, बिहार का है कि यहाँ पर यूपी का है, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं करेगा, तो बोला था, यही बात बोला था कि अगर कोई कहीं घूमने जाता है, ठीक है ना, कोई घूमने जाता है, कोई मनोरंजन जगह पे जाता है, कोई मंदिर में जाता है, ये सब जगह रोक टोक नहीं होगा। तो ये बात 15(2) में लिख दिया। अब किस किस आधार पे नहीं करेगा, ये सारा आधार 15(1) में लिखा था। 15(3) में बोला था कि लड़की लोग के लिए या फिर बच्चा लोग के लिए कुछ विशेष तरीके का नियम बना सकता है राज्य। 15(4) में बोला था किसके लिए, पहला संविधान संशोधन के माध्यम से 1991 में जोड़ा गया, SC ST और OBC के लिए विशेष नियम बना सकता है। सही में फिर बनाया भी 15(5) में, इन लोगों को जो भी शिक्षण संस्थान है प्राइवेट और सरकारी, उसमें SC ST OBC के आरक्षण देने के लिए बनाया। और 15(6) में बनाया फिर क्या चीज़, EWS के लिए। 15(6) में EWS के लिए 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया। अब देखो हम बताते हैं तुमको। अब आते हैं 16 में, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 16 में। इसमें बोला गया है, ये भी समानता के अधिकार के अंदर ही है, कि रोजगार में समानता, रोजगार पाने में, मतलब सरकारी नौकरी पाने में समानता। तो 16(1) में लिखा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब जो सरकारी नौकरी है उसमें सभी को समान माना जाएगा। ये पहले लिखा हुआ था ये बात। फिर 16(2) में भी ये बात लिखा हुआ था पहले ही से, कि राज्य किसी आदमी को, यही जो है कि नियुक्ति करते समय सरकारी नौकरी में, उसमें भेदभाव नहीं करेगा, क्या, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। हाँ, लेकिन इसमें 2 चीज़ और जुड़ जा रहा है, उद्भव और निवास। तो इसमें 7 प्रोविज़न है। मतलब निवास मतलब कि कहाँ से पैदा लिया, मान लो
कि निवास मतलब उद्भव निवास मतलब अमेरिका का आदमी है तो उसको क्यों देगा यहाँ पे सरकारी नौकरी में फ़ायदा? उसके साथ भेदभाव हो सकता है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ठीक है ना, उद्भव मतलब भी वही होता है कि कहाँ से वो पैदा ले रहा है। तो लेकिन उसमें 5 ही आधार था, किस में? 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जबकि 16 में 7 वो है। ठीक है, याद रहेगा। 2 कौन जुड़ गया? निवास और उद्भव। तो ये सब नियुक्ति के समय भेदभाव नहीं करेगा। 16(3) में क्या है? 16(3) में क्या किया कि सरकार कानून बनाया और ये जो बात है सरकारी सेवाओं से संबंधित मतलब सरकारी नौकरी पे लागू करना चाहे। 16(3) में लिखा है कि सरकार जो है ना कानून बना सकता है ये सरकारी नौकरी के लिए, ये सब टाइप का। 16(4) में क्या है? तो यही 16(4) इम्पोर्टेंट है। यही क्या देता है? यही आरक्षण का आधार प्रोवाइड करता है सरकारी नौकरी में। 16(4) ही इसमें लिखा है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह देश के पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति से संबंधित आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनके राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब किसी आदमी का एक ही जाति का मतलब कि किसी जाति का उस सरकारी नौकरी में लोग कम है, उस जाति को क्या करेगा? सरकार आरक्षण दे देगा ताकि उस जाति का भी लोग उस सरकारी नौकरी में क्या हो? शामिल हो जाए। 16(4)A में क्या लिखा है? इसी में लिखा है कि SC/ST को शुरुआत में तो आरक्षण मिलेगा ही नौकरी लेने के समय, बाद में प्रमोशन में भी मिलेगा, लेकिन अभी ये समाप्त हो चुका है प्रमोशन वाला। 16(4)B में लिखा है, ये हटाओ, ये 16(4)A 16(4)B हटाओ। 16(4) बस समझ गए ना। 16(5) में 16(5) यहाँ पे तो नहीं है। 16(6) में क्या लिखा है? 16(6) में इसके बारे में लिखा है, जो EWS है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो उसको भी सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। ये 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में जोड़ा गया। समझ में आ गया? तो ये जब जोड़ा गया ये सब हो गया। तो 16 में क्या है? सरकारी नौकरी से रोजगार पाने के संबंधित जो क्या है भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ वो कंडीशन है किस आधार पे नहीं होना चाहिए। तो 1-2 में वही लिखा था, 3 में यही बात लिखा था कि विधि बना सकता है, लॉ बना सकता है इस सब चीज़ को लागू करने के लिए संसद। 4 में लिखा था आरक्षण वाला बात लिखा था। 6 में लिखा था EWS को भी आरक्षण मिलेगा 10%। पहले इसको नहीं मिलता था लेकिन अब इसको भी मिलने लगा। तो जब ये सब हुआ ना, तो ये सब हुआ तो देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा था, तुमको हम बता रहे हैं। 16(4) में पिछड़ा वर्ग। अब ये पिछड़ा वर्ग कौन है? कोई जाति का नाम तो नहीं लिखा है कि किसको आरक्षण देंगे। तो संविधान में सिर्फ लिखा था पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग कौन है? तो इसको पिछड़ा वर्ग को पता लगाने के लिए एक आयोग बनाया गया, कमीशन, BP मंडल आयोग। BP मंडल आयोग ना 1979 में मोरारजी देसाई की जब सरकार थी, ये मोरारजी देसाई मतलब कि कांग्रेस का अपोजिट में जो लड़ रहा था चुनाव, एक बार बताए थे, गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में पहली बार बना, तो वही मोरारजी देसाई की सरकार थी, वह नियुक्त हुआ। वही नियुक्त किया इस आयोग को, बोला कि तुम आयोग बनाओ अब पता लगाओ पिछड़ा वर्ग कौन है। आयोग अपने रिपोर्ट कब दे दिया? 1980 में। कब दे दिया? 1980, 1 साल बाद। हाँ, 1 साल बाद अपने रिपोर्ट दे दिया। ठीक है ना। लेकिन इस जो आयोग को बोलते हैं ना BP मंडल आयोग, ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। मतलब इससे पहले भी वो पिछड़ा वर्ग आयोग बन चुका हुआ था भारत में 1953-56 में। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1953-56 में, काका कालेकर आयोग। काका कालेकर आयोग नाम है, जो आदमी हेड होता है इस आयोग का उसी के नाम पे हो जाता है। दूसरा आयोग बना था BP मंडल आयोग, ठीक है ना, 1980 में, भले 1979 में। और अच्छा, ये जो आयोग बनता है कहाँ पर ये बात लिखा हुआ है संविधान में कि पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाना चाहिए? आरक्षण देगा ये बात लिखा है 16(4) में, लेकिन पिछड़ा वर्ग का पहचान करने के लिए आयोग जो बनता है ये 340 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? 340 में लिखा हुआ है। कितना आर्टिकल? बहुत है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है कि इसमें तो ये क्यों इसलिए बना था, तो जो OBC होता है ना, तो जो बैकवर्ड रह गया है उसको, ठीक है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, जो उसको होता है कि अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके लिए बनाया गया ये कमीशन बनाया गया था। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला कमीशन कौन था? 1953 से लेकर 1956 के बीच में, काका कालेकर कमीशन। सेकेंड वाला 1979 में मंडल कमीशन। ठीक है। तो ये सब देगा क्या? OBC की स्थिति पर अपना बात देगा, मतलब बताएगा क्या स्थिति है उसका। तो 1980 में ये रिपोर्ट अपना पेश किया था। ये टोटल है ना
ऐसा 373 3,743 ऐसे जाति को पहचान किया। बोला भारत में ऐसा 3,743 ऐसा जाति है जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, मतलब समाज में भी पिछड़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है ना? और ये जो इतना लोग है, इसका पूरे भारत की जनसंख्या में 52% क्या है, हिस्सेदारी है। SC ST को छोड़ के हम लोग OBC में आते हैं ना, तो हम ही लोग का पहचान हो रहा 52% है ये लोग पूरे भारत में। ठीक है ना? OBC के लिए तब फिर बोला कि जो 52% लोग हैं ना OBC हम लोग, तो OBC के लिए बोला कि सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण होना चाहिए। क्या बोला? 27%। हाँ, और जितना बाकी है वो सबको और बटेगा, नहीं और लोग को बटेगा। ठीक है ना? 52% आरक्षण मिलना चाहिए, बल्कि 52% लोग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अभी OBC को कितना है? 27% मिल रहा है, SC को 15%, ST को 7.5%, टोटल हो गया 49.57%। तो 10% अभी उसको भी मिलना था, EWS को भी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम से। लेकिन संविधान में पहले बात लिखा था और सुप्रीम कोर्ट बोला था कि 1963 में 50% से ज़्यादा आरक्षण टोटल ओवरऑल मिला के किसी को नहीं मिलना चाहिए। 27 उधर बच गया था, बाकी मिल गया था, और किसी को भी दोगे तो 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन 50 से भी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, 60% हो गया है, अब ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है? फिर जो OBC को जो आरक्षण मिला, ठीक है ना, तो ये लागू कब से हुआ? 1990 से, 10 साल बाद लागू कब से हुआ? तो 1990 के दशक से समझ जाओ, 1990 से OBC को सरकारी नौकरी में 10% भले 27% आरक्षण मिलता है। 1979 में गठन हुआ, नियुक्ति हुआ मंडल कमीशन का, 1980 में रिपोर्ट दिया, उसका बाद मान लिया गया 1990 में। ठीक है? फिर 1991 में क्या हुआ? BP सिंह की सरकार खत्म हुई थी 1991 में, जिस समय LPG था, फिर से कांग्रेस आया। तो उस समय नरसिम्हा राव का सरकार था, नरसिम्हा राव ये कांग्रेस के नेता थे, इनका सरकार था 1991 में। ये बोले कि OBC के आरक्षण में गरीबों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, मतलब OBC में भी जो गरीब लोग हैं ना उसको ज़्यादा आरक्षण देना चाहिए। फिर इसमें और ये बोला था आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण। साथ में OBC के लिए तो बात बोल ही रहा है, और साथ में भले वो OBC ना हो, जनरल हो, तो उसके लिए भी सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण होना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं माना गया, ये बात तब माना ही गया, लागू है उसी समय से, लेकिन ये बात नहीं माना गया। ये बात नहीं माना गया तो इस बात को मोदी जी आएंगे ना, तो 103वां संविधान संशोधन लाएंगे, तब ये माना जाएगा ये बात, EWS को आरक्षण। ठीक है? तो ये हुआ मंडल कमीशन, मंडल आयोग। और जो है BP मंडल आयोग था वो हो गया। अब एक आया ना इंदिरा साहनी मामला आया। क्या हुआ? इंदिरा साहनी मामला आया। इसमें बोला, इसमें क्या हुआ? इंदिरा साहनी मामला आया 1992 में। OBC का आरक्षण हो गया था 1990 में लागू, और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने वो बात बोला था कि ये वाला तो मिलना ही चाहिए OBC को, और ये भी बोला था कि ये वाला भी मिलना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं मिलेगा बताएगा। एक आदमी केस कर दिया था जाके, उसी का मामला का बात है इंदिरा साहनी मामला 1992 में। ये मंडल मामला से, इसको मंडल मामला भी बोलते हैं, क्योंकि मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ये मामला होगा। इसमें जो है 16 जो आरक्षण का प्रोविज़न है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना इसके संवैधानिकता पर निर्णय देता है और बोला कि देखिए OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात सही है, कोर्ट माना कि सही है, मिलना चाहिए। जबकि इंदिरा साहनी मामला बोला तो वो भी नहीं दो, लेकिन इसमें मान लिया गया कि दे दो। ठीक है ना? जो केस आदमी कहे तो बोला था ये भी गलत है, लेकिन कोर्ट बोला नहीं ये सही है। कोर्ट बोला ये वाला गलत है, जो 10% आर्थिक रूप से मिल रहा है ना, ये गलत है, क्योंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर देखेंगे हम लोग बाद में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, तो उससे EWS को भी मिल गया। ठीक है? अब किया अपना, निर्णय बदलते रहता है कोर्ट का, आज कहेगा हाँ, फिर कल कह देगा ना। फिर सरकार द्वारा और क्या क्या कदम उठाया गया, तो OBC में है ना जो क्रीमी लेयर है, जो पैसा वाला है, कम पैसा वाला है, उसकी पहचान के लिए बोला था ना आरक्षण 27% मिलेगा, लेकिन गरीब लोग को ज़्यादा उसको प्राथमिकता दिया। तो इसके पहचान के लिए एक समिति बना,
रामनंदन समिति। कौन सा समिति बना? रामनंदन। रामनंदन समिति। अच्छा, रामनंदन समिति है, ये अपना रिपोर्ट स्वीकार कर लिया। ये अपना रिपोर्ट इसका कब स्वीकार किया गया? 1993 में। कब स्वीकार किया गया? 1993 में। 1993 में इसका रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। संसद द्वारा 1993 के एक एक्ट द्वारा एनसीबीसी आयोग की स्थापना। जब रामनंदन समिति बनाया गया, किस चीज़ से संबंधित है? ओबीसी में कौन क्रीमी लेयर है, कौन नॉन क्रीमी लेयर है, उसको पहचान के लिए। ठीक है ना? कौन पैसा वाला है, कौन कम पैसा वाला है, उसके लिए बनाया गया। फिर संसद क्या किया कि 1993 में एक अधिनियम बना दिया, कानून बना दिया। उस कानून के द्वारा जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मतलब पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग का स्थापना करने का सुझाव दिया, अब बन भी गया। ठीक है, तो संसद द्वारा कब बनाया गया? 1993 में। बहुत बढ़िया, ताकि पिछड़ा वर्ग का जो स्थिति हम लोग का देख सके कि लोग का सरकारी नौकरी में अच्छा से भर्ती हो रहा है कि नहीं, संख्या कितना कम है, और कॉलेज में अच्छा से एडमिशन हो रहा है कि नहीं। तो ये सब 1993 से होने लगा। फिर अभी और जब ओबीसी का मामला खत्म, ईडब्ल्यूएस का मामला 10% का बचा था, तो 102वां संविधान संशोधन बोल रहे थे अभी। नहीं 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, 2018 में मोदी जी के समय ही इसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संविधान मतलब अभी कानून बना था सिर्फ 1993 में, लेकिन बुक में लिखा नहीं था। संविधान का जो बुक होता है उसके अंदर लिखा नहीं था। कानून तो बहुत सारा बनता है, लेकिन सब बात बुक में नहीं लिखा जाता है, तो उसको जोड़ दिया गया। 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही कानून को जोड़ दिया गया। एक आर्टिकल जोड़ा गया 338 बी। जब कोई आर्टिकल बताया तो समझना वो बात कानून में लिख दिया गया। तो 338 बी, इसके माध्यम से बोला गया कि 102, इसके माध्यम से बोला गया कि हाँ, एक प्रोविज़न कर दिया गया कि संविधान में भी कि पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाने का बाद तो पहले ही कानून बन गया था 1993 में। ठीक है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? संवैधानिक दर्जा मतलब इसको बुक में कब काम शामिल किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में 2018 में 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से 338 बी में सब मामला क्लियर हो गया, आरक्षण भी मिल गया, उसके लिए एक आयोग भी बन गया जो देखते रहे उसको। आयोग क्या क्यों बनाया जाता है कि उसके काम को क्या करे, देखते रहे। फिर क्या हुआ, सरकार द्वारा और कदम उठाया गया। सरकार द्वारा और कदम उठाया गया। अब जो 77वां नंबर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1995 में, साथ इसमें बोला गया कि SC/ST को साथ संविधान संशोधन के माध्यम से बोला गया कि SC/ST को तो नौकरी के समय आरक्षण मिलेगा ही, नौकरी के बाद भी प्रमोशन में आगे बढ़ने के लिए, तो साथ दोनों को आरक्षण मिलेगा। SC/ST दोनों को बोला गया प्रमोशन में भी। किससे? साथ से, मतलब 77वां संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से। फिर 76वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। इसमें क्या हुआ, एक बार तमिलनाडु का सरकार था, वो रिजर्वेशन को बढ़ा के 69% कर दिया, जबकि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट भी बोल दिया था 1963 में नहीं होना चाहिए, लेकिन 76वां को संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, 76 में कोर्ट इसको वैलिड मान लिया तमिलनाडु सरकार की इस बात को। बैठ जब हुआ पंखा बांट के इस बात को, और उसके बाद क्या है, कैसे वैलिड मान लिया इस बात को, तो अगर कोर्ट का एक नियम है, अगर किसी भी कानून को अगर कोर्ट है ना 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में वो लिस्ट है, उसमें डाल देगा ना, उसको उसमें डाल देगा ना संसद, तो उसका कोर्ट है ना जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाता है। इसी कारण कोर्ट को मानना पड़ रहा है, मतलब उसको कानून के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है कोर्ट। 50% 69% कैसे? हाँ, वो चला गया क्योंकि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ये एक लिस्ट होता है, उसमें डाल देगा ना तो कोर्ट उस कानून को मान लेगा, नहीं कुछ कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये मामला बच गया 50 से 69 हो गया, मतलब 50 से ऊपर बढ़ सकता है। तो किया कैसा, फिर अब EWS का बारी है। तो 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में क्या EWS को भी 10% आरक्षण नौकरी में मिल गया था। अभी भारत में सबको आरक्षण 2019 में। हाँ, 2019 में। ठीक है, और हम लोग के लिए आयोग कब बना था? हम लोग के लिए बना था 2018 में 102वां से 338B में लिखा हुआ ये बात। 27%। हाँ, और हम लोग पढ़ते हैं ये 16 हो गया। हाँ, 17 नंबर आर्टिकल नंबर 17 एक दो आर्टिकल और पढ़ाएंगे भी। आर्टिकल नंबर 17
17 में लिखा अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत होना चाहिए। छुआछूत का क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 17 इसमें लिखा है अस्पृश्यता को समाप्त होना चाहिए। अस्पृश्यता को उपजी किसी नियोक्ता के कानून लागू अपराध करना ही छोड़ो। संसद के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। देखो इसमें बोला गया 17 में छुआछूत को समाप्त होना चाहिए, लेकिन कैसा छुआछूत होना चाहिए इस बात में परिभाषा नहीं है। और ये एकमात्र मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन करने पे जुर्माना भी लगता है। बाकी और का कोर्ट लगाएगा, लेकिन ऐसे ही तुम ये थोड़ा सा भी करोगे तो जुर्माना लग जाएगा। और इसी में बोला गया कि संसद इस संबंध में 17 को लागू करने के लिए उसकी छुआछूत ना हो, इसके लिए कानून भी बना सकता है। संसद बनाया भी, संसद बनाया ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ठीक है। फिर जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था ना, उसी में कुछ बदलाव भी किया संसद, और फिर उस कानून का नाम हो गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। मतलब पहले भेदभाव नहीं होता था लोग जमार के साथ, अब नहीं हो सकता है, दंड हो जाएगा, जेल हो जाएगा, क्योंकि वो मौलिक अधिकार के रूप में लागू हो गया हुआ। इसमें क्या किया गया? सिविल अधिकार को परिभाषित किया गया, बताया गया कौन कौन सिविल अधिकार है। अस्पृश्यता शब्द बोल रहा है, लेकिन इस शब्द सिर्फ लिखा है संविधान में, लेकिन इसका परिभाषा नहीं कि किसको बोलेंगे, वो कोर्ट के ऊपर वो अपना डिसाइड करते रहता है, ठीक है ना। तो इसमें दो ही बात समझना था कि किस आर्टिकल में लिखा है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए छुआछूत का, तो आर्टिकल नंबर 17 पे खतरा, ऐसे समझो। इसमें जो संसद इस संबंध में कानून भी बना सकता है इसको समाप्त करने के लिए, तो दो कानून बनाया भी, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और उसी में कुछ बदलाव चेंज किया था, सिविल सेवा संरक्षण अधिकार अधिनियम 1976। इसमें सिविल अधिकार संबंधित है, क्या क्या होना चाहिए SC ST को कुछ अधिकार। उसके बाद जो इसमें अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, सिर्फ लिखा गया हुआ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत समाप्त होना चाहिए। फिर उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि अंग्रेज सब है ना, बहुत लोगों को कुछ कुछ का उपाधि दे देता था। आ रहे हैं राज वल्लभ महाराजा, राजाओं के राजा। अब ऐसा कोई नाम रखता है? अभी नहीं ले सकते हो, ठीक है। अभी उपाधि नहीं ले सकते हो, अपने नाम क्या के उपाधि नहीं लगा सकते हो। भले PM भी है तो क्यों नहीं अपना नाम क्या के महाराजा लगा देगा, महाराजा नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं, ठीक है ना, कोई भी नहीं लगा सकता। इसी से संबंधित एक मामला भी है, ये अब उपाधियों के अंत से बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला भी है। लेकिन उपाधि तो तुम नहीं ले सकते, लेकिन पुरस्कार ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? उसमें पुरस्कार ले सकते हैं। जैसे किसी को बहुत तरीके का पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया, भारत रत्न कभी पढ़े होगे, वो सब पुरस्कार ले सकते हो। तो वो सब कोई उपाधि नहीं है। तो भारत रत्न कोई अपने नाम के आगे लगा रहा है तो वो पुरस्कार का नाम है, उपाधि नहीं है, वो पुरस्कार है। लेकिन महाराजा किसी नाम को कोई आगे लगा रहा है तो पुरस्कार थोड़ी, उपाधि न ले रहा है, टाइटल लगा रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा है आर्टिकल 18 में क्या उपाधियों का अंत की बात है, ठीक है ना। और उसके बाद है, हाँ तो सर ये सब जो लगाता है आर्मी सब, जो मेजर शिवम पटेल, सब इंस्पेक्टर शिवम पटेल, वो सब क्या है? तो उच्च और पुलिस है ना, पद है सब, पुलिस वाला जो भी पद है वो अपने नाम के आगे वो सब प्रयोग कर सकता है। सेना में जो भी पद है या एकेडमिक पद है जो भी, वो अपने नाम के आगे वो सब लगा सकता है और पुरस्कार ले सकता है। इसके अलावा हेन टेन दिस डेट नहीं लगा सकता, केसरे हिंद, राजेंद्र बाबू, ये सब चीज़ नहीं, ठीक है। और एक चीज़ देख ले रहे इधर, नहीं इसको कल देखेंगे, ये तो हो ही गया था। हाँ आज पर क्लियर नहीं।